सो एक क्वेश्चन बनता है कि भाई हमारे पास कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों होते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स आते हैं उसको कहा जाता है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी बड़ा सिंपल सा वर्ड है। टेट्रा मींस फोर, वैलेंसी मींस वैलेंसी। तो मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? क्योंकि कार्बन एक कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल डेवलप करने वाला है, मतलब ये शेयर करेगा अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट के चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। अब ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि चारों इलेक्ट्रॉन सेम आइटम से शेयर होंगे। सेम आइटम मतलब जैसे CH4 में चारों आइटम हाइड्रोजन के थे, कुछ अलग नहीं, जैसे कंपल्सरी कार्बन कैन किसी भी एटम से ये कंबाइन कर सकता है। एग्जाम्पल्स बताता हूँ आपको थोड़े से मैं। कार्बन के पास लास्ट शेयर में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इमेजिन करो यहाँ से हाइड्रोजन आए सेटिस्फाई करने के लिए। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4। इसको एक हाइड्रोजन से मिल जाएगा। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? उसके लास्ट शेयर में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 ऐसे होते हैं। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो अब ऐसे भी तो हो सकता है कि भाई हाइड्रोजन ने इससे एक शेयर किया, कार्बन क्लोरीन ने इससे एक शेयर किया और ऑक्सीजन ने इससे दोनों शेयर कर लिया। ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, क्लोरीन स्टेबल हो गया। कार्बन ने इसको कितने शेयर करा? एक, इसको एक, इसको दो। तो इससे 2 लेगा, इससे 1 लेगा, इससे 1 लेगा। कार्बन स्टेबल हो गया। कार्बन के 8 होगा। हाँ, 2 2 4 2 6 और 2 8। बॉन्डिंग कैसे होगी फिर इसके अंदर? कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक क्लोरीन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा है। सो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द स्टेबल कंपाउंड्स दैट वी हैव। तो ना अब तो ऐसा कुछ भी होता है, राइट? तो कार्बन कौन कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है? सिंगल बॉन्डेड वैलेंसी को सेटिस्फाई करवा सकता है, डबल बॉन्डेड को कर सकता है, ट्रिपल बॉन्डेड को कर सकता है। अगर कंपाउंड ऐसे बन जाए फॉर एग्जांपल, अभी भी कार्बन स्टेबल है कार्बन स्टेबल? ऑफ कोर्स 4 बॉन्ड चाहिए उसको आजू बाजू में। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो बताया था मैंने आप लोगों को। तो कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड आ गए, स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन के लिए एक ही बॉन्ड चाहिए, स्टेबल। नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड नहीं करते उसको, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको नाइट्रोजन को, कि नहीं? हाँ, वो भी स्टेबल, अगेन स्टेबल कंपाउंड। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के पास क्योंकि 4 एक्टिव साइट्स हैं, एक्टिव साइट, साइट मतलब जहाँ पे काम होने वाला है, जैसे बिल्डिंग का काम है, इट्स एन एक्टिव साइट, काम हो रहा है वहाँ, राइट? तो कार्बन के पास भी 4 एक्टिव साइट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी 4 साइड से कोई भी अटैक कर सकता है, कोई भी अटैक करके अपना मॉलिक्यूल डेवलप कर सकता है वहाँ पे। इसलिए कार्बन की इस यूनिक प्रॉपर्टी के कारण इतने सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं हमारे पास, क्योंकि भाई वो सिंगल बॉन्डेड एटम को भी सेटिस्फाई करा सकता है, डबल बॉन्डेड के लिए भी सेटिस्फाई करवा सकता है, ट्रिपल बॉन्डेड के लिए भी सेटिस्फाई करा सकता है। बड़ी कम एलिमेंट्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है। अब भाई अपने मन से कुछ भी नहीं लगा तो ऐसा, ऐसा नहीं कि भाई मेरे को तो 4 बॉन्ड चाहिए तो मैं ये कर देता हूँ कि यहाँ से ये कर दिया, यहाँ से ये कर दिया। बिल्कुल स्टेबल मॉलिक्यूल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? बट हर बार ऐसे डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशंस पे नहीं आते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, बहुत एक्सेप्शनल कंपाउंड आता है CO2। यूजुअली डबल बॉन्ड कभी भी एडजेसेंट पोजीशंस पे नहीं आते हैं, बहुत अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट होता है। क्योंकि आइडियली बॉन्ड मतलब क्या होता है, और अगर एक के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ऑब्वियसली क्योंकि रिपल्शन डेवलप होगा, बॉन्ड थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। तो बहुत ऐसे केसेस नहीं मिलते, बट अब इसके अंदर मिल रहा है फॉर एग्जांपल। तो ऐसा भी मॉलिक्यूल बन सकता है हमारे पास। तो कार्बन का ये कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे आपको ऐसे। तो भाई जो सबसे इंटरेस्टिंग और पहली प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारे पास इतने लाखों कंपाउंड्स हैं कार्बन के, दैट इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मतलब कार्बन के पास कितनी एक्टिव साइट्स हैं? 4 एक्टिव साइट्स हैं, जिसकी वजह से इट कैन बॉन्ड विद अ वैरायटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स। समझ में आया पॉइंट कि नहीं? स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके वो C5H12 की बॉन्डिंग और उसका जो कॉन्सेप्ट हुआ था थोड़ा देखते कितना समझ में आता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसको कहा जाता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का एक और नाम है जो सेल्फ लिंकिंग।
कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से लिंक करना। अब खुद से लिंक करना बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास एक कार्बन एटम, इसको कितना बॉन्ड चाहिए आसपास? 4 बॉन्ड चाहिए। यहाँ पे उसको ये बॉन्ड बनाने के लिए एक और दूसरा कार्बन होगा, उसको भी 4 बॉन्ड चाहिए। एक कार्बन यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये तो सेटिस्फाई हो गया बीच में। इसको अभी भी और चाहिए कितने हैं? 3। फिर उसको 3, फिर उसको 3, अब बनाते चलो चेन ऐसे कर सकते ना अपन। स्टेबल कंपाउंड तो सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, हर कार्बन आइटम स्टेबल हो सकता है। अब यहाँ पे आप चाहो तो भाई इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करवा लो, इसको भी हाइड्रोजन से करवा लो, इसको हाइड्रोजन से करा लो, इसको करा लो, इसको करा लो, बाकी सारे स्टेबल कार्बन हो गए आपके पास। अब वैसे तो चेन चल जाए। That is what self-linking is all about. Carbon has a unique property of linking with itself, मतलब atoms of itself to form long chain of carbon compounds. जैसे Buckminster Fuller, it has a carbon chain of 60 carbons. C60 है, 60 कार्बन की चेन बन सकती है। सल्फर की बात भी प्रॉपर्टी, वो खुद से कनेक्ट कर सकता है। ऐसे दिखाया मैंने आपको, वो खुद से कनेक्ट कर रहा है, बट वो 8 तक ही सीमित है, 8 के बियॉन्ड नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं। फास्फोरस की वाली प्रॉपर्टी, बट फास्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये लास्ट में भी बताया हुआ आप लोगों को, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, एग्जांपल्स बताया हुआ मैंने आपको। तो फास्फोरस जो होता है वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब वो 4 फास्फोरस एटम खुद से लिंक करते हैं, पर उनके ऊपर ज्यादा नहीं जा सकते। सल्फर 8 के ऊपर नहीं आ सकता, बट कार्बन कैन एक्चुअली गो पता नहीं कितना, राइट। अब जैसे मैं आपको बड़ा सिंपल सा कंपाउंड ऐसा कुछ तो भी लिखा हुआ है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पॉलीइथीन, व्हिच इज पॉलीथीन, जो हम नॉर्मली कैरी बैग यूज करते हैं प्लास्टिक का। तो ये पॉलीइथीन है। अब ये पॉलीइथीन में N इज बेसिकली जहां पे ये मॉलिक्यूल N टाइम्स रिपीट होता है, CH2 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 अब चलते चलेंगे। पॉलीथीन जो हम बेसिक यूज करते हैं, इसमें जो N की वैल्यू होती है दैट कैन रेंज फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 10,000 से लेकर 60 लाख। इट कैन बी एब्सोल्युटली एनीथिंग। दैट इज द ओनली रीजन कि इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसलिए डिग्रेड नहीं होता आराम से, बहुत टाइम लगता है डिग्रेड होने में। भाई जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना ही टूट जाएगा, जितना मॉलिक्यूल बढ़े जाएगा, जितना उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ट्रस्ट स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट उसकी फिर वही प्रॉब्लम है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। इसलिए हम पॉलीथीन को वेस्ट मानते हैं कि भाई हमारा मतलब का नहीं है, खत्म नहीं होता है। इतनी लंबी लंबी चेन बन जाती है फिर उनकी, डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे कहाँ यूज हो रहा है। बट ये फॉर्मूला पॉलीथीन का होता है, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट कंपाउंड फॉर अस, राइट। तो कार्बन की कंपाउंड वापस कार्बन की चेन चल रही है, उसको चलाते चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? तो 2 इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं। पहला है टेट्रावेलेंसी, दैट इज कार्बन हैज 4 एक्टिव साइट्स, जिसकी वजह से वो 4 तरीके से 4 अलग-अलग जगहों से बॉन्ड्स बना के अपने मॉलिक्यूल्स को डेवलप कर सकता है, अपने कंपाउंड्स को डेवलप कर सकता है। अब ये बॉन्ड्स सेम एटम से भी बन सकते हैं, डिफरेंट एटम से भी बन सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, या जिसको हम सेल्फ लिंकिंग भी बोलते हैं, जिसमें कार्बन के पास एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी जिसमें वो खुद के टाइप के एटम से लिंक करके लॉन्ग चेन बना सकता है कार्बन कंपाउंड्स की, जिसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स पॉसिबल है। आया समझ में कि नहीं आया? पक्का? बहुत सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। क्वेश्चन बना के लिखिए इसको, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए इसको। So why does carbon form millions of compounds? Carbon form billions of compounds. Yeah, why does carbon form so many compounds? Yeah, why are there so many carbon compounds? Depend करता है आप किस तरह से उसको लेकर, मतलब एक ही क्वेश्चन आंसर में लिखिए। There are so many carbon compounds. There are so many carbon compounds due to the following 2 properties. There are so many carbon compounds due to the following 2 properties. There are so many carbon compounds due to the following 2 properties. First लिखेंगे tetravalency. पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे भाई tetravalency. इसमें लिख लेंगे since carbon has 4 electrons in its valence shell,
since carbon has 4 electrons in its valence shell, since carbon has 4 electrons in its valence shell, it has 4 active sites. It has 4 active sites where different atoms can form a covalent bond. Where different atoms can form a covalent bond. Where different atoms can form a covalent bond. दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे कैटेनेशन और सेल्फ लिंकिंग। कैटेनेशन को ही सेल्फ लिंकिंग कहा जाता है, लिंक सेल्फ लिंकिंग को ही कैटेनेशन कहा जाता है। तो बात एक ही, दोनों वर्ड लिख लो, आपको याद रहेंगे। कैटेनेशन और सेल्फ लिंकिंग, इसमें लिख लेंगे कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी। Carbon has a unique property. Carbon has a unique property of linking with other carbon atoms. Has a unique property of linking with other carbon atoms to form a long chain of carbon compounds. It has a unique property of linking with other carbon atoms to form a long chain of carbon compounds. इसी चीज को हम कैटेनेशन बोलते हैं। आया समझ लो, बड़ा सिंपल सी चीज है। देखो बिल्कुल डिफिकल्ट, कार्बन को जितना समझ के करोगे उतना बेटर। जितना लिखने में जाओगे, जितना रटने में जाओगे, उतना वो परेशान कर देगा आप लोग को। अब भाई आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं आपको 10th लेवल पे ही रखूँगा, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे कार्बन का, हम बेसिक करेंगे। तो भाई अब शुरू करते हैं कि कार्बन के जो इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं उनको किस प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है और वो किन किन कैटेगरीज में आते हैं, उनके अंदर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो एक बड़ा छोटी सी चीज़ बताऊँ तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी, कार्बन से एसोसिएटेड, इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत थी वो बड़ी एक्सीडेंटल वे में हुई थी। एक्सीडेंटल वे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़, ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल, दिस इज ऑर्गेनिक का मतलब बेसिकली। अब वे बैक इन टाइम जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे हमारे पास, रिसर्च इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी, तो उस टाइम पे ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक चीज़ें कभी आर्टिफिशियली मतलब लेबोरेटरी में नहीं बन सकती, क्योंकि जो चीज़ नेचुरल है वो नेचर में डायरेक्टली मिलेगी हमको, हम उसको डायरेक्टली नहीं बना सकते, राइट। पर कुछ एक्सीडेंटल ऐसे रिजल्ट्स निकले जिसकी वजह से एक नया ही केमिस्ट्री का ब्रांच डेवलप हो गया। तो जब तक ये एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था तब तक एक थ्योरी थी जो बड़ी फेमस थी, जिसको हम कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण फोर्स, और वो महत्वपूर्ण फोर्स हैज टू बी गॉड फोर्स बेसिकली। ये सब कॉन्सेप्ट है कि भाई वाइटल फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो ह्यूमन टेंडेंसी के बाहर है, ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है, और अगर एक चीज ऑर्गेनिक तरीके से हमको नेचर में मिल रही है तो वो भगवान ही बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते उसको। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी काम करती थी। पर सडनली एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कुछ और बनाने की कोशिश की और कुछ और बन गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कुछ और ही बनाने की कोशिश की थी और उनसे जो चीज बनी वो ये बनी। देखने में बड़ा अजीब लगता है NH2CO NH2, नाम बड़ा सिंपल सा नाम है यूरिया। नाम सुना है? फर्टिलाइजर है बेसिकली, राइट? फर्टिलाइजर है, यूरिया इज अ फर्टिलाइजर, इट्स अ नेचुरल फर्टिलाइजर। खेतों में यूरिया मिलाया जाता है किसानों के द्वारा। आजकल तो काफ़ी
पेस्टिसाइड वाले यूरिया भी आते हैं जो थोड़े ज़्यादा होते हैं बट थोड़े हार्मफुल भी होते हैं, बट यूरिया इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन है उसके अंदर। याद रखना है फॉर्मूला इसका NH2CONH2, मॉलिक्यूलर मास 60 यूनिट्स का होता है इसका, जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 60। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 60 UI है, वो ऐड करना तो आता है आप लोगों को? हाँ, एटॉमिक मास निकालना आता है कि नाइट्रोजन का या फिर हाइड्रोजन ऐड करना है, सब जितने इतने होते हैं तो 60 आ जाता है, ये डायरेक्टली वैल्यू याद रखना। तो भाई ये कंपाउंड एक्सीडेंटली डेवलप हो गया। अब क्योंकि ये कंपाउंड एक्सीडेंटली डेवलप हो गया तो यूरिया उस टाइम पे तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर वगैरह का इतना प्रयोग नहीं होता था, बट यूरिया इज बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ह्यूमन यूरिन में मिलता है या कोई भी ऑर्गेनिक यूरिन में मिलता है, जो भी मैमल्स होते हैं उनके यूरिन में यूरिया होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसान के यूरिन में यूरिया है विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया, लेबोरेटरी में बन गया, मतलब एक ऑर्गेनिक चीज हम लोगों ने लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर ली। तो इससे वो जो VTF थी, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वो खत्म हो गई पूरी की पूरी, कि नहीं भाई ये नेचुरली चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, हम बना भी सकते हैं इनको। और इसके बाद फिर बहुत सारे साइंटिस्ट है, कोल्बे नाम के एक साइंटिस्ट है, वोलर नाम के एक साइंटिस्ट है, बहुत सारे साइंटिस्ट है, फिर उन्होंने अलग अलग चीजें बनाना शुरू की, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, फॉर एग्जांपल इथेनोइक एसिड बनाया था, उसमें कीटोन्स बनाए थे, एल्डिहाइड्स बनाए थे, तो बहुत सारे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बनना शुरू हो गए, और वहां से फिर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है बेसिकली। ठीक, ये आपके कोर्स में नहीं, इट इज जस्ट अ बैकड्रॉप, आपको पता होना चाहिए कि बैकड्रॉप कहाँ से आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जब ये जो यूरिया है इसको अगर एनिमल्स खा लेते हैं तो वो तुरंत ही मर जाते हैं? नहीं, लेकिन इंसान नहीं, यूरिया खा के ऐसा नहीं कि कोई मरता नहीं हो, जब कीटनाशक है तो फर्टिलाइजर अल्टीमेटली, बट यूरिया नेचुरली भी मिलता है आपके अंदर, बट हमारे अंदर वो खाने लायक वाले मात्रा में नहीं मिलता है। अगर गलती से खा लिया तो ऑफ कोर्स एनिमल्स मर जाते हैं लेकिन इंसान नहीं, ऑफ कोर्स वी आल्सो डाई, अब डिपेंड करता है तो कितना खा रहा है उसको। दाल की जगह यूरिया लेके बैठ जाओ तो अलग बात है। मैं कल शॉप पे गया था पापा जी, मैंने तुम्हें भैया क्या से खाया? पूछा, फर्टिलाइजर की शॉप है ना, तो यूरिया खा तो मैंने भैया से पूछा कि एनिमल्स खा लेंगे तो मतलब मर जाएंगे, उन्होंने बोला मैंने बोला इंसान होने वाला नहीं। तुम बोलो खा के देखो, देखते हैं क्या होता है उसमें। भाई पता करने का एक ही तरीका होता है, सैक्रिफाइस जरूरी है रिसर्च के लिए। उन्होंने तो ऐसे तुरंत मना कर दिया नहीं इंसान से नहीं। तो उनको ये थियोरी के बारे में नहीं पता होगा ना, उनको बोला हमारी कोचिंग ज्वाइन कर क्रैश कोर्स करा देंगे हम थोड़ा सा। हाँ नहीं, हर कोई मरता है, अब वो मात्रा पर भी डिपेंड करता है ना। दोनों ने एक दाना खाया, एक एक दाना क्या होता नहीं एक एक दाना मतलब एक कटोरी। है? अब देखो एक ह्यूमन बॉडी का जो कैपेसिटी है और एक एनिमल बॉडी का जो कैपेसिटी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अब अपना ब्रेन इतना सा होता, हाथी का ब्रेन इतना बड़ा होता है ना डिफरेंस। हाथी को जो 80 साल पहले की चीज़ है वो भी याद रहती, हमको कल की चीज़ नहीं याद रहती, है ना डिफरेंस इसके अंदर। तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते बेसिकली। एनिमल जेनेटिक्स और ह्यूमन जेनेटिक्स आर वे टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ कंपेयर करो तो चिंप से कंपेयर करो, आवर जेनेटिक कोड इज वेरी सिमिलर टू चिंप कोड बेसिकली, बंदर ही है ना अल्टीमेटली, तो कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ पर अब तुम बात तो वही होगी कि भाई एक चूहा रैट किल खा रहा है और एक इंसान रैट किल खा रहा है, कौन मरेगा? बात वैसी हो जाती है फिर उसके अंदर। तो भाई इंसान भी तो रैट किल खा के मरता ही है ना, पर ऐसा थोड़ी कि इतना खा के मरेगा, कोई नहीं मरता इतना में तो, पर इतना सारा चूहा खा के मर जाता है, क्योंकि चूहे का मेटाबॉलिज्म उतने के लिए ही है, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अलग लेवल पर है। भाई लोग कागज खा जाते हैं, खाते हैं ना, को क्या होता है? कुछ नहीं होता, बट कागज अगेन इज बेसिकली पॉलीमर है, तो कार्बन ना, गल जाता है। हाँ कोर्स गल जाता है, बट हमारी बॉडी में एसिड्स है ना गलाने के लिए, HCl है ना हमारे पास गलाने के लिए, सबके पास थोड़ी उतना स्ट्रॉन्ग होता है। अब वैसे तो भाई मेरे कुत्ते को अगर एसिडिटी हो तो मैं इनो थोड़ी दे दूंगा उसको, उनका सिस्टम अलग काम करता है, मेरा सिस्टम अलग काम करेगा बस। एनीवेज तो यूरिया से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन और उससे एसोसिएटेड कंपाउंड्स, कार्बन या उससे एसोसिएटेड कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब पहले जो डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो थी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था। बट यूरिया में ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो फिर उसमें फिर डेफिनेशन में चेंज हो गई कि भाई कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, कार्बन और उससे बनने वाले कंपाउंड,
उससे डिराइव होने वाले कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा? मैं कोशिश कर रहा हूँ इजी करने के लिए आप लोगों के लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर मैं एक ब्रांच डेवलप कर लूँ कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है मेरे पास सारे के सारे, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दो कैटेगरीज में होते हैं। एक होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक, अब बताओ समझ में नहीं यार, छोड़ो यार, आपको दे देते समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। नहीं, हर साल मैं करता हूँ और हर साल मेरा बैच थोड़ा अलग होता है। मेरे बैच में कोई मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और उससे बनने वाली चीजों से होते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। कमिंग स्ट्रेट टू आवर कोर्स, 10 मिनट पहले आते हैं बस। हमारे लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इस सब वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो हाइड्रोकार्बन्स और एक उसके डेरिवेटिव्स। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की सबसे पहले। बड़ा सिंपल सा नाम दिया हाइड्रोकार्बन, मतलब दो चीजें कौन कौन सी? हाइड्रोजन और कार्बन। मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। सिर्फ कार्बन रखो और हाइड्रोजन रखो। इनके कारण जो भी बॉन्ड्स बनेंगे, इनके कारण जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड डेवलप होगा उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। क्योंकि ये कार्बन का कंपाउंड है तो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आएगा ऑब्वियसली। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? एनी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली हैज टू बी टर्म्ड एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। ये कोर्स में है तो ये करना पड़ेगा मेरे को, इतना मैं नहीं कर सकता। तो एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, इनको कहा जाता है एल्केन्स। ये सब अपने कोर्स के बाद बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ नहीं बता, तो ये करना पड़ेगा आपको इसे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को स्पेसिफिकली कहा जाता है एल्केन्स। इनका एक कॉमन नेम होता है जिसको बोलते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स बेसिकली पैराफिन मतलब वैक्सी, स्लिपरी नेचर के होते हैं बहुत ज्यादा। वैक्स तो पता होगा ना मुझे। स्लाइम, हैं? स्लिपरी, नो, स्लाइम इज डिफरेंट, इट्स नॉट वैक्स। सो मोमबत्ती का जो मोमबत्ती फॉर एग्जांपल, दैट इज वैक्स, बेसिक वैक्स। ईयर वैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ईयर वैक्स, कान का मैल, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नोज बड, नो, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पैराफिन। पैरा बेसिकली वैक्स, तो वैक्सी नेचर होता है, बड़ा स्लिपरी नेचर होता है इनका। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स कहा जाता है। कॉमनली इनको हम इस फैमिली को पैराफिन फैमिली बोल देते हैं। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो सब कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं एल्कीन्स और एक होते हैं एल्काइन्स। तो ये दो सब कैटेगरीज हो जाती हैं, एल्कीन्स और एल्काइन्स। इन दोनों को ही कॉमनली ओलिफिन्स कहा जाता है। ओलिफिन्स कहा जाता है। ओली मींस ऑयली, तो ये बड़े ऑयली नेचर के, चिपचिपे नेचर के होते हैं बेसिकली, राइट? दो एग्जांपल दूंगा, वन इज बटर, घी फॉर एग्जांपल, एंड वन इज ऑयल। तो वनस्पति घी एंड वनस्पति ऑयल, टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? नाउ घी इज प्रीटी स्लिपरी बट ऑयल इज प्रीटी चिपचिपा बेसिकली। तो जो आपके घी होता है दैट इज ऑलवेज एन एल्केन, इट्स अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो आपका ऑयल होता है दैट्स एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब वो अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा कभी भी आपके। तो जैसे आप नॉर्मल जो शुद्ध घी लेते हो और एक डालडा लेते हो, दो चीजें होती हैं, पता है आप लोगों को, राइट? तो शुद्ध घी जो रहता है दैट इज एन एल्कीन, जो डालडा होता है दैट्स प्रीटी ऑयली, दैट इज एक्चुअली एन एल्काइन। तो दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी बनेगा आपको कि भाई अगर आपको घी दे दिया जाए और ऑयल दे दिया जाए या डालडा दे दिया तो आप इनको डिफरेंशिएट कैसे करोगे केमिकली? तो वो हम लोग केमिकल टेस्ट बताऊंगा आपको आगे जाके किस प्रकार से काम करता है। इतना समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कौन से कंपाउंड? वो वैसे कंपाउंड
जो कार्बन और उससे बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। हम स्पेसिफिकली कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स, मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है एल्केन्स, कॉमनली नोन एज पैराफिन्स। Unsaturated are further divided into two categories, alkenes and alkynes. इनके बारे में नहीं है एल्कीन्स और एल्काइंस पूरा है भाई, पूरा है कोर्स में अपने। अभी तो बहुत डिटेल में बैठेंगे, नाम भी करने में बहुत डिटेल में बैठेंगे, है ना। और इनके अलावा फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं, वो अलग बात है, उन्होंने अपने कोई टेबल में खत्म कर दी। अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। वो ज़्यादा बहुत सारे डेट में नहीं लिखे जाता आपको, इतना समझ में आ रहा है कि बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। टॉपिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी से डेफिनेशन देखेंगे थोड़ी थोड़ी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें लिख लेंगे, the compounds of carbon and its derivatives. The compounds of carbon and its derivatives are termed as organic compounds. The compounds of carbon and its derivatives are termed as organic compounds. Next बनाएंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन काफ़ी बड़ा टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके लिए। हाइड्रोकार्बन्स में लिखेंगे, 2 सेकंड नहीं लिखेंगे। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर टर्म्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर टर्म्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद एक फ्लो चार्ट बना लेना प्लीज, फैमिली डिस्टिंक्शन के लिए। फैमिली कहा जाता है, पूरा कार्बन फैमिली है, तो ये अलग अलग फैमिली के मेंबर्स हैं। एल्केन फैमिली के मेंबर्स मिलेंगे, एल्कीन के अलग मिलेंगे, एल्काइन के अलग मिलेंगे। इनकी सबकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद में हो गया भाई। इतना तो दिखाएंगे, कुछ भी जल्दी लगेगा उसमें टाइम हो सकता है। हो गया। और सो ये है भाई हमारे हाइड्रोकार्बन फैमिली का एक फैमिली चार्ट और फ्लो चार्ट। बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को पहले डिस्कस करेंगे अपन लोग, फिर अनसैचुरेटेड के अंदर एल्कीन्स को अलग से करेंगे, एल्काइन्स को अलग से करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे काम करती हैं, उनके फंक्शंस कैसे होते हैं, और इनसे बनने वाले और कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं आगे, फिर उनके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। अगर आप हाइड्रोकार्बन्स में फोकस करें तो 3 चीज़ें दिखती हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बेसिकली 11th की केमिस्ट्री में सिर्फ यही 3 चीज़ें हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। 2 चैप्टर्स है इसके ऊपर आपको। 12th में फिर इसके बाद की जो दुनिया फंक्शनल ग्रुप्स की दुनिया, वो पूरी 12th में आती है। जो आपको पिंक कॉलम चार्ट में दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो पिंक कॉलम पे टेबल बना कर दिया हुआ है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको इनफैक्ट वहाँ पे, तो उसके अंदर आपको एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऐसी कुछ चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे आपको। तो इनके बारे में तो इन लोगों ने पूरा एक टेबल में खत्म कर दिया, बस एक नाम और एक एग्जाम्पल, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया एनसीईआरटी में। इसके ऊपर पूरे एक चैप्टर्स हैं सबके ऊपर 12th में। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक चैप्टर है जो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीना जाता है कम से कम उसके अंदर। हेलो एल्किन हेलोरीन का एक चैप्टर है, अमाइंस का एक चैप्टर है, अल्कोहल फिनॉल ईथर का एक चैप्टर है।
इस प्रकार से 4 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं आपको 12th में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पे, जिसके ऊपर इन लोगों ने एक डब्बे में खत्म कर दिया। 10th में उन लोगों ने जरूरत नहीं समझी कि कुछ कर देंगे उसकी विचार के ऊपर, उनको फर्क ही नहीं पड़ता उसमें। बट हाँ हम लोग थोड़ा हम फिर भी पढ़ेंगे इनके बारे में, अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, एल्केन से शुरू करेंगे अगली क्लास में, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के